Jai Hind aspirants. In today's session, we are going to discuss about the phase 2 of the Air Force written examination. जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म भरा है उन बच्चों के लिए आपको पता ही होगा कि थोड़े दिन पहले एग्जाम कराया गया था। उस एग्जाम का बहुत ही जल्द रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब इस रिजल्ट के बाद, इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दोस्त कैंडिडेट जो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट निकाल लेते हैं और यही कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट निकालने के बाद इनको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी कि एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। और उस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के बाद इनका सेकंड एक और एग्जाम होता है जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 कहते हैं, या गवर्नमेंट लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। तो ये जो तीनों फेस हैं पीएफटी के, फेज 2 के, पीएफटी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ये 3 फेस निकालने के बाद ही आप एक एयरमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 फेस के बारे में एक्सटेंडेड तरीके से बात करेंगे। जैसा कि पता ही होगा आप लोगों को कि जितने भी कैंडिडेट जो रिटन क्वालिफाई करते हैं वही आगे की स्टेज के लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़े दिन में जब रिजल्ट आ जाएगा तो उन कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी जो कैंडिडेट्स आर केपेबल फॉर क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू ज्वाइन दी physical fitness test and afterwards adaptability test 1 and after that adaptability test 2। तो सबसे पहला जो फेस होता है वो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हर सेंटर पे कैंडिडेट्स को कॉलअप के द्वारा बुलाया जाएगा। वो कॉलअप के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको ईमेल पर पहले से ही बता दिया जाएगा। अब ये ईमेल से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद आपको सेंटर पर एक पर्टिकुलर टाइम पर रिपोर्ट करना होगा जहां पर आपका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। ये एक तरह की रेस, एक तरह की दौड़ होती है जो हर सेंटर पर वेरी भी कर सकती है। कुछ कुछ सेंटर्स पर जहां टाइट ऑफिसर्स या टाइट शेड्यूल होता है वहां पर ये सेंटर जो है आपको 6 मिनट 25 सेकंड ही देगा। कुछ कुछ सेंटर थोड़े लीनियंट होते हैं तो शायद 6 मिनट 40 सेकंड भी दे। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट 4 मिनट में रेस कंप्लीट कर रहा है या कोई कैंडिडेट 6 मिनट 25 सेकंड या 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो इस बात का मतलब यही है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है। तो अगर कोई बच्चा 4 मिनट में भी कंप्लीट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको उतना ही मार्क मिलेगा, उतना ही अंकन मिलेगा जितना एक 6 मिनट 25 सेकंड वाले को मिल रहा है। तो इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, इसमें कंटिन्यूअसली बेसिस पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब जब अगर आप रेस क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपसे 20 पुशअप्स के लिए कहा जाएगा। 20 पुशअप्स के बाद आपसे 10 सिटअप्स यानी कि उठक बैठक, अगर हिंदी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो होता है। और सिटअप्स के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपके क्रंचेस। तो क्रंचेस भी 20 लगाने होते हैं। तो 20 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 क्रंचेस। इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यही 3 टास्क कराते हैं और इन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस टेस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का टास्क है तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से ही शुरू कर दें। और मोस्ट ऑफ द एयरफोर्स के कैंडिडेट इसकी तैयारी पहले से ही करते भी हैं। अब जब ये एयरफोर्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है पीएफटी की, जब जो कैंडिडेट्स आर एबल टू क्लियर द पीएफटी वही फेज 2 के सेकेंड पार्ट के लिए जाएंगे यानी कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। रिमेंबर, जो भी कैंडिडेट पीएफटी नहीं क्लियर कर पाएंगे उन सारे के सारे कैंडिडेट को वहीं से अपने घर भेज दिया जाएगा। जो कैंडिडेट पीएफटी क्लियर करेंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वही आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बच्चे बचेंगे उनको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा, उस चेस्ट नंबर से ही अब आगे के सारे टास्क उनके होंगे। अब इससे पहले एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को समझाने से पहले हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को समझाएं, जिसको हम लोग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इस टास्क में होता क्या है, फिर इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आपको टोटल 45 क्वेश्चंस की एक बुकलेट मिलेगी। उस बुकलेट में आपके कुछ क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे और उन हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। आपको एक ओएमआर शीट भी मिलेगी जिन पर आपको आंसर फिलअप करने होंगे। नाउ रिमेंबर कैंडिडेट, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे प्लस 5 to 6 क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड भी होंगे। जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो वाई ग्रुप में लिटिल बिट आ जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने, ध्यान रखिएगा 30 मिनट्स के अंदर। ये जो 30 मिनट्स के अंदर आपसे बोला जा रहा है ना सॉल्व करने के लिए, तो वो जो 5 से 6 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, आपको स्ट्रेस के अंदर डालने के लिए, ताकि आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट अपना सही ना कर पाए।
ऐसा समझिए, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जाने के लिए उनका एक स्टैंडर्ड है आर्म फोर्सेस में, तो वो एयरमैन को कुछ स्टैंडर्ड्स पर ही लेंगे और वो एयरमैन जो है वो उन स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरने चाहिए। इसी खरे उतरने की वजह से एयरमैन के अंदर ये चीज चेक करी जाती है, क्या इसके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या इसके अंदर साइकोलॉजिकल एक पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी शैलो तो नहीं है। इस तरह के ऑप्शंस आपको वहां पर लिखने होंगे। अब जैसे पर्सनैलिटी को चेक करने का जो टास्क है, इसको अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूं, अगर, और हाँ एक बात और, ये जो भी आपसे एसआरटी का टेस्ट कराया जाएगा, बुकलेट मिलेगी, ये बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी भाषा में भी अवेलेबल होगी और इंग्लिश भाषा में भी अवेलेबल होगी। जो कैंडिडेट हिंदी भाषा, क्योंकि एयरफोर्स में मैक्सिमम जो होते हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चे जाते हैं, इसी वजह से बाइलिंगुअल फॉर्मेट होना जरूरी होता है। इसमें हर बोर्ड के कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं, तो इसी वजह से हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों रहेंगी। तो आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शायद ओनली इंग्लिश में ही है। अब उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो फिर से बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल टास्क में नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। इन एसएसबी और इन एनी टास्क ऑफ द साइकोलॉजिकल फॉर द आर्म फोर्सेज, एवरीथिंग इज राइट अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए टास्क बनाया जा रहा है। अब ये जो टास्क जो आपका बनाया जा रहा है पर्सनैलिटी वाइज, इस पर्सनैलिटी के लिए आपको ऑप्शन चेक करने की कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, उसने बोला योर सीनियर ऑफिसर गेव यू ऑर्डर विच यू फील इज रॉन्ग। आपके सीनियर अधिकारी ने एक आदेश दिया जो आपको लगता है गलत है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए सर आई विल फॉलो, ऑप्शन बी सर आई विल नॉट फॉलो, ऑप्शन सी आई विल कंप्लेन इट टू द हायर अथॉरिटी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर पता ही होगा सर आई विल फॉलो, क्योंकि इसी वजह से तो आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन होता है। अब आप अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर जो आर्म फोर्सेस की एक डिसिप्लिन वाली क्वालिटी है वो आपके अंदर नहीं, और यहां पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट वाले एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें बताता हूं कि सही गलत का अंतर क्या होता है। जैसे यू वेंट इनटू द बाथरूम, आप एक बाथरूम में गए जहां पर फॉर बाथिंग, और सडनली वहां पर एक स्नेक या एक कोबरा स्नेक अपीयर हो जाता है, आप क्या करेंगे? आप नहाने के लिए गए, वहां पर एक सांप के प्रकट हो गया, उस पर आप क्या करेंगे? तो इसके बड़ी सिंपल से ऑप्शन दे रखे हैं 4। आई विल हेल्प द बकेट टू फ्लिप ओवर इट, मैं एक बकेट जो बाल्टी रखी है वहां पर रखूंगा, उसके ऊपर पलटा दूंगा और हेल्प के लिए बुलाऊंगा। दूसरा, आई विल किल द स्नेक विद द हेल्प ऑफ स्टिक, इस स्नेक को मार के बाहर फेंक दूंगा। ऑप्शन सी, मैं उसके ऊपर टावल फेंक दूंगा और हेल्प के लिए बुलाऊंगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब देखो, जिन बच्चों ने लगाया कि आई विल किल वो भी सही है, जिन बच्चों ने लगाया आई विल फ्लिप द बकेट वो भी सही है, जिन बच्चों ने लगाया आई विल थ्रो द टावल वो भी सही है। लेकिन यहां पर एक डिफरेंशिएशन आ गया कि क्वेश्चन में आपने रिसोर्सेज का यूज किया। अगर आप ऑप्शन ए और सी यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑप्शन ए और सी यूज किया और अगर आपने उस ए में टिक किया, तो अब आगे के सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन आगे रिपीट होंगी और उस रिपीटेशन पे भी आपको रिसोर्सेज का ही यूज करना है, वहां पर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो अगर इस तरह के आंसर्स लिखोगे तो आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट सही हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि साइकोलॉजिकल टास्क में कुछ भी सही गलत नहीं होता, ये टोटली डिपेंड होता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से फॉलो होती है। ठीक है, अब ना 45 क्वेश्चंस के लिए ही विल प्रोवाइड यू 30 मिनट्स, और उसके बाद आपकी ओएमआर कॉपीज चेक होने के लिए जाएंगी, और चेक होने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। जो भी कैंडिडेट्स इसमें पर्सनैलिटी में सच पाए जाएंगे वो आगे जाएंगे, और जो नहीं तो वो यहीं से घर भेज दिए जाएंगे। एक बात और, इसको ध्यान से रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये फिर से क्वालिफाइंग नेचर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेकंड, उन्हीं बच्चों का रिजेक्शन होता है स्टेज में जो या तो क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्वेश्चन आपने छोड़ दिए 4-5, तो मान लीजिए आपका रिजेक्शन होना है, तो पहला ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन, सही गलत इससे मैटर नहीं। आप देखो, अगर आप सिंपल सा अपनी सेल्फ जो आप सोच के लगाओगे आंसर, तो सही ही लगाओगे, गलत नहीं लगाओगे। तो जस्ट बी योर सेल्फ, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अब जो कैंडिडेट बचेंगे उनका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 यानी कि ग्रुप डिस्कशन होगा। सबसे पहले ऑफिसर आपको एक रूम में बुलाएगा जिसमें 15 से 20 के ग्रुप बना सकता है, डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर ज्यादा भीड़ होगी तो हो सकता है कि 15 से 20 भी बना दे, और हो सकता है ज्यादा, लेकिन मिनिमम 15 बनाएगा, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा बना नहीं सकता, वो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो मिनिमम 50 कैंडिडेट्स को, आप 15 कैंडिडेट्स को एक रूम में बिठा देगा जिसमें आप चेस नंबर सेमी सर्कल के रूप में बैठ जाएंगे।
उसके बाद वहां पर प्रेजेंट जितने भी एयरमैन है वो आपको एक पेपर पकड़ाएंगे, उस पेपर पर किसी टॉपिक के बारे में 15 या 20 लाइनें लिखी होंगी। उस टॉपिक का कोई हेडिंग नहीं होगी, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ पाए किसके बारे में ये चीज लिखी हुई है। इसको पढ़ने के लिए ऑफिसर आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देगा, उसको आप पढ़िए। लेकिन अगर वही टॉपिक वहां पर पढ़ के सारे कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए, आपके फ्रेंड के पास 10 रुपए, तो ये बताइए कौन अमीर? सब बराबर। बट आप घर से 2 रुपए अलग से लेके आए हैं तो आप अमीर हो गए, क्योंकि 2 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा। यानी कि अगर आप घर से एयरफोर्स XY की GD की प्रिपरेशन करके आए हैं और आपकी जनरल अवेयरनेस इज वेरी गुड, तो यू कैन क्लियर द टास्क। आफ्टर दिस आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको जनरली अवेयर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश में ही सारे टास्क होंगे। एयरफोर्स है तो ये बात समझ के चलिए, इंग्लिश के बिना नहीं होने वाला। अब ग्रामीण परिवेश से लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूं उस चीज को, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आनी जरूरी है। कैसे आनी है? उसके लिए आप इंग्लिश चैनल देखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के माहौल में रहने की, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ऑफिसर आपसे कहेगा, सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 से शुरू करेगा। जो भी पहला चेस्ट नंबर है उससे बोलेगा आप खड़े हो जाए, 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और इंट्रोड्यूस करने के बाद टॉपिक के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन देना है, सर माय नेम इज दिस, सर आई बिलोंग्स टू दिस, और 1 मिनट के अंदर उस टॉपिक के बारे में अपने ज्ञान भी क्या है वो भी देने। इस चीज को कैसे करना है ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके चीजें दे सकते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे लेंगे, देन ऑफिसर कहेगा चलिए अब ग्रुप डिस्कशन शुरू कीजिए। अब उस ग्रुप डिस्कशन में सब एक साथ बोलेंगे, दैट इज अ कॉमन थिंग। लेकिन जो कैंडिडेट उस ग्रुप में एक साथ बोल रहे हैं उनमें से लोग प्रॉपर्ली ध्यान से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। इसको कहते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए 100% जो भी कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर और सोल्जर के बीच में होता है, उसमें 93% तो आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है और 7% आपका वर्बल लैंग्वेज काम करता है। हाउ यू स्पीक, हाउ व्हाट इज द पिच ऑफ योर लैंग्वेज वॉइस, और आपको ये भी बताना है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। इसके लिए ऑफिसर आपको आराम से 5 से 6-7 मिनट का टाइम देगा। रिजेक्शन वाले 2 ही बच्चे होंगे, ध्यान रखिएगा। 1, जो बच्चे कुछ नहीं बोलते, दूसरे जो बहुत ज्यादा बोलेंगे, और तीसरे जो दूसरों को बोलने से रोकेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में किसी को रोकना नहीं, इन्होंने जेंटलमैन यू आर राइट, जेंटलमैन यू आर रॉन्ग, नो, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन। इस ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाने हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को इसी तरह पास किया जा सकता है, और इस बारे में जनरली अवेयरनेस के आप वीडियोस कंटिन्यू बेसिस पर देखते रहें, जनरली अवेयर रहें, तो ये ग्रुप डिस्कशन आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, ग्रुप डिस्कशन में आपकी कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से कोशिश करें कि आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस क्लियरली ग्रुप डिस्कशन में समझ में आए। दोस्त कैंडिडेट जो यहां से क्लियर करेंगे वो अब रिजेक्टेड कैंडिडेट घर भेज दिए जाएंगे, और जो कैंडिडेट आगे चलेंगे वो मेडिकल के लिए भेज दिए जाएंगे। तो ये है PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की पूरी एक ब्रीफिंग। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को अच्छे से समझें और इसके में दी गई आपकी बातों को ध्यान दें, क्योंकि रिसेंटली 15 या 20 दिन के बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2 की जो भी चीजें एग्जाम लगे वो लगे होंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको फेज 2 एयरफोर्स XY के एग्जाम के बारे में जो मैं जानकारी देने में सफल रहूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। जय हिंद।